अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और एक बार फिर रविवार की एक शाम और मैं हाजिर हूं लेकर देश हित में चर्चा। आपने स्लोगन तो सुना ही होगा कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अब कैसे पढ़ेगा इंडिया। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीन सिंघल जी। ये जानी मानी हस्ती है देहरादून की, इनका ज्यादा परिचय का मोहताज भी नहीं है। हमारे साथ है प्रोफेसर अनुज शर्मा जी। सर, जैसे आपने हमारा विषय तो आज का देखा ही होगा। हमारा आज का विषय है कैसे पढ़ेगा इंडिया। तो मैं कुछ चीजों पर सर आपका ध्यान चाहूंगा, क्योंकि आप कई वर्षों से शिक्षण संस्थानों से जुड़े हैं और इस फील्ड में आपने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। जैसे कि आज कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोरोना जब आया तो सबसे बड़ी जो लॉकडाउन पहले हुआ वो हुआ हमारे स्कूल और कॉलेजेस पर। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं, पढ़ाई को बहुत अफेक्ट किया उसने। तो हमें क्या चेंजेस ऑफ सिस्टम में लाने चाहिए, क्या हमारी नई पॉलिसीज होनी चाहिए, इसमें किस किस की क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। मैं कुछ चीजों पर आपका ध्यान चाहूंगा। जैसे नई शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए, ये शिक्षा नीति शिक्षण संस्थाओं की तरफ से क्या होनी चाहिए, अभिभावकों की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, शिक्षकों की अब क्या नई जिम्मेदारियां होनी चाहिए, छात्रों की किस तरह की अब जिम्मेदारियां होनी चाहिए, और सरकारी दिशा निर्देश भी किस तरह के आप उम्मीद करते हैं कि होने चाहिए एक अच्छी शिक्षा सुचारू रूप से फिर से चलाने के लिए। जैसा भी अभी ने देखा कि सरकार को हमारे एग्जाम स्थगित करने पड़े, और जो एक मूल आधार होता है बच्चे को चेक करने का, तो उसने पूरे साल में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो वो हम नहीं चेक कर पाए, एग्जाम के बेस पे मार्क्स देने पड़ेंगे। तो आगे भी आपदा कभी आ सकती है, तो उसके लिए हमें तैयार होना होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो चीज आपको चैलेंज देती है वही आपको चेंज करती है। नवीन सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा आप पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है। प्लीज सर। आशीष जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, जो ये पेंडेमिक इस समय पूरी दुनिया में चल रहा है, जी सर। ये वो पेंडेमिक है कि ना तो ये वो देखता है कि ये गरीब है या अमीर है, बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, ये कोई चीज़ नहीं देखता। ये ऐसी बीमारी है कि ये किसी को भी हो सकती है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है तो वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इस चीज़ का। एजुकेशन सिस्टम में कैसे असर पड़ा है कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, उनके स्कूल से ऑर्डर आते हैं कि आपकी लाइव क्लास चलेगी। तो उन सभी टीचरों को, जो हम तो फील्ड में हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ा रहे हैं, हमने भी अपनी क्लासेस ली हैं, बहुत सारी पढ़ाया है बच्चों को, लेकिन इस समय में जो टीचर हैं उनकी एक अहम भूमिका है जो शायद हर टीचर निभा रहा है और आगे भी निभाएगा। अहम भूमिका में कुछ सारे मेरे क्वेश्चन हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा। कि क्वेश्चन पहला तो है कि आप जो स्टूडेंट है उसको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं उसके सामने। लेक्चर देखिए, जब आप क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास के अंदर जनरली एक 60 बच्चों की क्लास होती है। छोटे बच्चे अगर हैं तो उनकी 30 बच्चे 40 बच्चे स्कूल के अंदर रखे जाते हैं। तो जब क्लासरूम के अंदर आप स्टूडेंट से रूबरू होते हैं, फेस टू फेस आपका इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ है, और स्टूडेंट की आप जो मतलब फेस रीडिंग है, मैंने अपने पिछले 22 साल से मैं एक ही संस्थान में कार्यरत हूँ और मैं चाहूँगा कि आगे भी मेरी लाइफ चलती रहे इसी तरीके से। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने बच्चों को, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ समझाया है। तो मैं जो टीचर हैं उनको आज इस जो चर्चा है इस माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो टीचर हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी टीचर पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन एक जो फेस रीडिंग का जो माहौल क्लास के अंदर बनता था, वो फेस रीडिंग का माहौल नहीं बन रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जो बच्चे हमारे कमज़ोर हैं, जो बच्चे
किसी सिस्टम को मतलब ये ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं जो आप उनको पढ़ा रहे हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करना इस सिस्टम में मुश्किल हो पा रहा है। और टीचर क्या है कि लेक्चर ऑनलाइन दे रहा है, अब उसको वो तो ये देख रहा है, लेकिन मतलब ऑनलाइन सिस्टम और फेस टू फेस इंटरेक्शन में तो मैं बड़ा मतलब फर्क मानता हूं कि बच्चे से फेस इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस समय जो सरकार की पॉलिसी चल रही है, मैं धन्यवाद करता हूं कि सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट है इस समय वो उसमें ध्यान दे रही है कि सबसे पहले हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनका जीवन पहले है, उनका जीवन भी पहले है। और उसके साथ साथ वो इस चीज पर भी ध्यान दे रही है कि उनका जीवन सुरक्षित रहे, उनकी लाइफ हेल्दी हो, और साथ साथ उनका जो भविष्य है, उनके भविष्य के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ ना हो जिनको उनको ये महसूस हो कि क्या नाम जो है यार, इतना पेंडेमिक हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है और हम पढ़ नहीं पाए हैं, और जो है हमें कोई सुविधा नहीं मिली। सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जितनी अपने लेवल पर बेस्ट सुविधाएं दे पा रहे हैं, वो सब बेस्ट सुविधाएं दे रहे हैं, बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो टीचर आज इस लाइव चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा कि सर, जो आप लोग हमारे सभी, देखिए कोई भी टीचर खराब नहीं होता और हर टीचर अच्छा है, लेकिन उस टीचर का प्रेजेंटेशन क्या है, वो स्टूडेंट के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। आपको इस समय जो ये पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, महामारी का कार्यकाल चल रहा है, जो समय चल रहा है, इसमें स्टूडेंट की हर बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर स्टूडेंट, कोई भी छात्र आपसे बात करना चाहता है तो आप उसको सीरियसली उसकी बात को सुनिए, उसकी बात को सुनकर अनसुना मत करिए इस समय, क्योंकि अभी क्या है, वो इस टाइम अपने घर के अंदर बैठा है और उसके घर के अंदर जो बैठा है उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन है या अपने मित्रों के साथ इंटरेक्शन है। आप देखिए कि या तो दोस्तों से इंटरेक्ट कर रहा है वो, या पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके दिल में क्या बात है, वो क्या करना चाहता है, वो एक टीचर से इंटरेक्ट कर सकता है। और टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट वो स्टूडेंट से ये जरूर पूछे कि बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और आपका जो अगला स्टेप क्या है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो, फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हो। मैंने बहुत सारे लाइव लेक्चर छोटे छोटे बच्चों के देखे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनकी टीचर्स उनसे कितने अच्छे से इंटरेक्ट करती हैं। और यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखा है कि सभी टीचर बहुत अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस समय आपको स्टूडेंट के साथ एक पर्सनल इंटरेक्शन भी बनाना बहुत जरूरी है हर टीचर को, चाहे वो टीचर किसी भी सब्जेक्ट का हो। लेकिन चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ाता हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हो, मैथ पढ़ाता हो, फिजिक्स पढ़ाता हो, जब तक आप इस समय में किसी भी स्टूडेंट से पर्सनल इंटरेक्शन नहीं करेंगे, शायद हमारी इस जो महामारी की लड़ाई है एजुकेशन में, वो सक्सेसफुल नहीं होगी। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। सर बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। सर मैं थोड़ा सा मुद्दों से आपको अवगत कराना चाहूंगा। आज के हमारे जो मुद्दे हैं वो इस बात को लेकर के नई शिक्षा नीति किस तरह की होनी चाहिए, शिक्षण संस्थाओं की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से, छात्रों की तरफ से और सरकारी ऑफिस की तरफ से। तो सर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है हमारी आगे की शिक्षा किस तरह से सुचारू रूप से चले, उसके लिए हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। आज की जो स्थिति है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ओके। आज की जो स्थिति है इसमें हमारे पास बहुत ही सीमित साधन है। यदि नवीन सिंघल सर
जो अभी बोल रहे थे, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ कि शिक्षकों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज के डेट में यदि हम देखा जाए तो हमारे पास बहुत ही सीमित साधन हैं कि बच्चे अपने घर में बैठे हुए, शिक्षक अपने घर में बैठे हुए हैं और उन्हें जो है बच्चों को दूर से ही पढ़ाना है। वो बच्चों आज जैसे बच्चे लाइव इंटरेक्ट करते थे, बच्चे जब क्लासरूम में होते थे तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें कि बच्चों को हम इंस्ट्रक्शन दे सकते थे, उनको समझा सकते थे। कोई बच्चा यदि नहीं समझ रहा है तो उसके फेस रीडिंग से हम बड़े आराम से समझ जाते थे कि ये बच्चा हमारी टॉपिक नहीं समझ पा रहा है। लेकिन आज के डेट में यदि देखा जाए तो हमारे पास ऐसा कोई भी टेक्निक, ऐसा कोई भी तकनीकी ये कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास नहीं है जो कि आज बच्चे की फेस रीडिंग बता सके कि बच्चा क्या समझ पा रहा है या क्या नहीं समझ पा रहा है। आज ज्यादातर कॉलेजेस, स्कूल्स सभी लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा देनी शुरू कर दी है। लेकिन ये शिक्षा कितनी ज्यादा जो है प्रभावशील है, मैं इसके बारे में सिर्फ आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। ज्यादातर बच्चा ये कर रहा है कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस ऑन कर दे रहा है और बंद करके के चुपचाप चला जा रहा है और वहां पे लाइव क्लासेस चलती रहती हैं। क्लास जब खत्म हुआ तो बच्चा इंटरेक्ट किया या बच्चे के कान में आवाज सुनाई पड़ी कि हाँ उसका नाम ले रहे हैं शिक्षक, तो वो सामने आता है। तो इसकी प्रासंगिकता पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षक तो अपनी तरफ से पूरी सामर्थ्य से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसीलिए मैंने अपने मुद्दों में ये बात डाली है कि अभिभावकों की भी इसमें जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है, वो उनके सामने बैठे। अब सबसे बड़ी दिक्कत है आज के लॉकडाउन के पीरियड में यदि हम देखा जाए अभिभावक कितने ही प्रयासरत हों। ज्यादातर यदि हम बात करें तो जितने भी लोग अपने कार्य प्रणाली पे जा रहे हैं वो अपने कार्यों पे जा रहे हैं, अपने वर्क स्टेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, जो माताएं हैं जो घर में रह रही हैं उनके पास ये जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को देखना, घर को देखना, दोनों ही काम एक साथ होना है। ठीक है, तो ये जो है पूर्ण रूप से सारे अभिभावक इस बातों को पूरी तरह जो है समय नहीं दे पा रहे हैं कि ऑनलाइन उनकी क्लासेस भी चल रही है, उस समय वो देखें। माताओं को खाना बनाना है और घर के काम करने हैं, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों को देखने का समय किनके पास है? अभी देखा जाए तो उसमें से भी थोड़ा बहुत माताएं देख पा रही हैं, तो जितना देख पा रही हैं उसमें जो है बच्चा कितना सीख पा रहा है। आप कितना भी बोल लो, ऑनलाइन टीचिंग की बात हम कहते हैं, आज भी यदि हम बात करते हैं कि भाई हमारा शिक्षा कैसा होना चाहिए और शिक्षा की प्रणाली कैसी होनी चाहिए, जो नई शिक्षा नीति बन के आ रही है, नई शिक्षा नीति में भी धीरे धीरे जो है हम लोग कहीं ना कहीं गुरुकुल प्रकल्प की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम वैसी शिक्षा के बारे में कहते हैं जहाँ पे शिक्षक जो है छोटे छोटे समूहों में बच्चों को लेकर के और उसे ट्रेन करेंगे। उस पद्धति पे धीरे धीरे हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि आज से लगभग हम कहते हैं 500 साल पहले या 1000 साल पहले जो हमारे पास नालंदा और तक्षशिला की जो शिक्षा थी, जहाँ पे विश्व के सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, जो विश्व में बहुत ही विख्यात थे, वहां पे पढ़ने के लिए बच्चे जब आते थे तो उन्हें जो है गुरुकुल प्रकल्प की तरह वहां पढ़ाया जाता था और वही शिक्षा जो है सैद्धांतिक रूप से सफल थी। आज के डेट में देखा जाए तो टीचर पढ़ा तो रहा है, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो, लेकिन शिक्षक जो है अपने सर पे जिम्मेवारी बहुत कम रखता है। उसे इसे कोई मतलब नहीं है कि भाई बच्चा क्या बन रहा है या क्या बनना चाहिए। बच्चों को प्रॉपर शिक्षा दी जा रही है नहीं दी जा रही है। आजकल के अभिभावक हों, आजकल के शिक्षक हों, सभी लोग जो है कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज्ड हैं कि भाई हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। अभिभावकों के मन में बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि हमारा बेटा ये बन जाए, वो बन जाए, ठीक है, बहुत सारी चीजें बन जाए, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि उससे बच्चों के मानसिक प्रभाव पे हम क्या असर डाल रहे हैं। बच्चा क्या बनना चाह रहा है ये हम बिना जाने हुए हम बच्चों को कभी इंजीनियरिंग में, कभी मेडिकल में, कभी अदर कंपटीशन लाइन में हम बच्चों को भेज रहे हैं।
चलो हम आज के परिदृश्य में बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को हम छोड़ भी रहे हैं। तो आज के प्रदेश की बात हम यदि करते हैं, परिवेश की बात, तो आज के इस कोरोना काल में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम शिक्षक जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो एक एक लेक्चर को तैयार करने में जितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, जितना समय देते हैं, ठीक है, और जितने ध्यान से उसे डिलीवर कर रहे हैं, उतने ही ध्यान से क्या हम बच्चों को दे पा रहे हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। उसकी स्थिति क्या है? बच्चे जो है क्लास में बैठ रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं? बहुत कम। क्योंकि ऐसा है कि एक क्लास खत्म हुआ तुरंत दूसरा क्लास शेड्यूल है, दूसरा क्लास खत्म हुआ ठीक तीसरा क्लास शेड्यूल है, तो बच्चा एक क्लास में आवाज सुन रहा है और कभी वीडियो आया, क्योंकि टीचर के पास इतना समय नहीं रहता कि वो 40 बच्चों का वीडियो एक साथ देख सके कि बच्चा कौन सा लाइव है, कौन लाइव नहीं है, कौन देख रहा है, कौन कितने अटेंटिव होकर के पढ़ रहा है। ये आज देखा जाए तो ये चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है ऑनलाइन क्लासेस, जिसकी वजह से हम शिक्षक जितना मेहनत कर रहे हैं बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज नहीं हो पा रही। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कहते हैं भारतीय शिक्षा नहीं, पूरे वैश्विक शिक्षा में कहीं ना कहीं ये जो है ऑनलाइन क्लासेस ऐड किया गया है। लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस की बात कहें, कई विश्वविद्यालय, इवन यूजीसी ने भी कहा है कि कम से कम 20% जो सिलेबस है वो ऑनलाइन होना चाहिए। लेकिन ये हायर एजुकेशन में हम जो छोटे बच्चों को आज दे रहे हैं वो शिक्षा नहीं है। अब देखा जाए तो इसका प्रभाव क्या हो रहा है? एक तो बच्चे सीख नहीं रहे, दूसरी बात ज्यादातर समय बच्चे जो स्क्रीन पे बिताते हैं, तो क्या हो रहा है, उनके सर में सरदर्द हो रहा है, आंखें दर्द कर रही है, बच्चा बिल्कुल थक जा रहा है, और देखा जाए तो उसका ओवरऑल परिणाम बहुत ही बुरा हो। पहले किसी भी तरह कम से कम बच्चे स्कूल में रहते थे तो स्क्रीन से उतनी दूर रहते थे। आज के टाइम में क्या है, वो पूरा समय स्क्रीन पे बिताते हैं। जब वो उनकी क्लासेस खत्म हो जाती है, फिर वो कोई ना कोई गेम, कोई ना कोई स्क्रीन, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कहीं ना कहीं अपना समय जो है खेल कूद में इस तरह से बिता रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल में ऐसा हो गया है कि बच्चे बाहर भी नहीं जा सकते खेलने को, तो ये स्थिति हो गई। तो इसका यदि हम देखा जाए तो ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस जो आज पढ़ेगा, जैसे आप कह रहे हैं कि आज के समय में कैसे पढ़ेगा बच्चा, ठीक है, इस बारे में, इस विषय में यदि हम चर्चा कर रहे हैं, तो यदि इंडिया में हमारी पढ़ाई हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो इस पढ़ाई का प्रभाव भी बहुत बुरा हो रहा है। और इस बुरे प्रभाव को कहीं ना कहीं कम करने के लिए हमें जो है कोई अलग मेथोडोलॉजी अपनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं छोटे छोटे ग्रुप में हमें क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, छोटे समूहों में। जैसे पहले, अब आज का समय ऐसा नहीं है कि हम जो है एक साथ 40 बच्चों को बिठा के क्लास में पढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना होगा कि हम इन छोटे बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, इसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं और आने वाले समय में इसका प्रभाव कितना ज्यादा बुरा होगा। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें एक बार विचार करना चाहिए कि हम क्या कोई दूसरा मेथोडोलॉजी हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई दूसरा मेथोडोलॉजी ला सकते हैं, जिससे कि बच्चे जो है स्क्रीन से धीरे धीरे दूर हों। क्योंकि इसके दुष्परिणाम आपको भी पता है, जिनके घर में बच्चे हैं क्या हो रहा है। शिक्षक जो है अपने जरूरत से ज्यादा इनपुट दे रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या मिल रहा है? तो आउटपुट यदि देखा जाए तो आउटपुट जिस तरह से हम सोचते हैं फिजिकल क्लास में मिलता है, वैसा आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। तो ये सर मेरा कहना था। धन्यवाद। सर अभी हम थोड़ी देर बाद फिर से आपका रुख करेंगे, उससे पहले हम अनुज शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि वैसे भी अपने क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत जाने जाते हैं। सर आज का कॉन्सेप्ट क्या था? मेरा मानना है कि वैसे तो मैं सर, इतने सीनियर्स लोग बैठे हुए हैं और जो भी बता रहे हैं बहुत ही प्रैक्टिकल रिलेवेंस है, लेकिन जब जो आपका टॉपिक है, जो आपका चर्चा का विषय है कि पढ़ेंगे कैसे, इंडिया बढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे,
उसको अगर हम प्रारूप में देखें तो जो कोरोना है, ये जो चल रहा है महामारी का काल, ये एक्चुअली एक समस्या है और वो समस्या हमें पता नहीं थी कि इस तरह का कुछ होने वाला है। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह से चीजें बदल जाएंगी। हम लोग अपने ट्रेडिशनल वे में ही बात कर रहे थे और जैसा चल रहा था नॉर्मली उसी के हिसाब से हम लोग लगे हुए थे अपने कामों को आगे बढ़ाने में। अब जहां तक शिक्षा की बात है और जो अभी का परिवेश है हमारा, जिसमें हम चल रहे हैं, शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है तीनों चीजों की बड़ी अहम भूमिका है। चाहे वो शिक्षक हो, या फिर आप अभिभावक की बात करें, या फिर बच्चों की बात करें जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इसमें मैं कहीं ना कहीं जोड़ूं तो इन सब के पीछे एक सिस्टम है, चाहे वो सरकारी है या फिर वो प्राइवेट सिस्टम है जिसको हम निजी सिस्टम कहते हैं। क्योंकि हम इंडिया में अभी भी बात कर रहे हैं तो 65% से ज्यादा लोग जो है अभी भी सरकारी संस्थाओं में ही पढ़ रहे हैं और 30-35% लोग निजी संस्थानों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल शिक्षा की बात हो या फिर वो चाहे उच्च शिक्षा की बात। अब 65% लोगों की अगर हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं कि निजी संस्थानों में तो अभी भी फिर भी बहुत कुछ अपने रूटीन पे काम चल रहा है। जैसे मैं जिस संस्थान में काम करता हूँ वहां लगभग वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और अब बच्चों की जो बैक पेपर्स की परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। तो मतलब वहां पर एक तरह से जो एकेडमिक कैलेंडर है वो पूरी तरह से अपने उसी फ्रेम में चल रहा है जिस फ्रेम में उसको निर्धारित किया गया था। लेकिन अगर आप बात करें स्कूल, प्राइमरी स्कूल की, या देख ही रहे होंगे सीबीएसई बोर्ड वगैरह स्कूल्स में, उसमें अगर आप देखेंगे तो परीक्षाएं जो है स्थगित कर दी गई है क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम उनके पास नहीं है जिसमें वो परीक्षाएं अपनी सुचारू रूप से संचालित कर पाए। क्योंकि उनको लगता है कि अगर गलत तरीके से परीक्षाएं संचालित की गई तो कहीं सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क ना लग जाए। उससे बेहतर है कि कुछ ऐसा एक नया विकल्प तलाशा जाए जिसकी वजह से उनका जो मूल्यांकन है वो इस तरह से निर्धारित हो जिससे कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। क्योंकि ये बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी आने वाली है कि अगर सपोज आपके 2 पेपर कैंसिल हो गए और 4 पेपर में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उन 2 पेपर जो बचे हुए थे उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा आने वाला था, लेकिन उन दोनों पेपर जो स्थगित किए गए हैं जिसमें आपकी परफॉर्मेंस आप मान के चल रहे थे कि अच्छी आएगी, उनका मूल्यांकन पुराने वाले पेपर के मूल्यांकन के आधार पर कर दिया गया। तो अल्टीमेटली आपका बहुत नुकसान हुआ क्योंकि आप ऐसा मान रहे थे कि मैं आगे वाले पेपर जो हैं वो मेरे जिनमें मैं काफी निपुण हूं, उन पेपर में मैं काफी अच्छे स्कोर कर सकता हूं। तो सरकारी जो मैं बात कर रहा हूं 65% लोगों की, वहां अभी भी जहां हम सरकारी बातों, सरकारी संस्थाओं की या सरकारी सिस्टम की बात कर रहे हैं वहां हम बहुत पीछे हैं। लेकिन जहां हम 35% लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो या हायर एजुकेशन हो, वहां हम फिर भी काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये बात तो क्लियर है। रही बात अगर हम बात करें शिक्षक की, तो शिक्षक भी, उसको भी नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ आएगा और हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी। अब जहां तक प्रैक्टिकली अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूं ऑनलाइन क्लासेस की, तो जैसे सर नवीन सर ने बताया कि आपका जो आई टू आई कांटेक्ट है वो आपके शिक्षा ग्रहण करने में एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। उससे बच्चे के मानसिक जो स्थिति है उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है कि आप उसको किस तरह से इस आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आई कांटेक्ट नहीं है, आपकी वार्तालाप सीधी नहीं है, तो आप उसको जो बता रहे हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जो आप बता रहे हैं वो पूर्णतः ग्रहण किया जा रहा है या नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जो शिक्षा का हमारा मूलभूत जो उद्देश्य है वो है बच्चे के मस्तिष्क का निर्माण करना, आने वाली समस्याओं के लिए उसको तैयार करना ताकि वो योद्धा की तरह लड़ सके। हमारे संस्कारों का, हमारे जो पारिवारिक जो संस्कार हैं, हमारा जो धर्म है, हमारा जो कल्चर है, उसको उसके अंदर इनकलकेट करना ताकि आने वाले भविष्य में वो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर सके और विश्व पटल पे वो ये बता सके कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो व्यक्ति निर्माण में सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम हम लेके चल रहे हैं, हम लोग सभी काम कर रहे हैं, मैं भी है और भी लाखों संख्या में लोग टीचर लगे हुए हैं, लेकिन मेरा अपना प्रैक्टिकल जो अनुभव है उसमें मुझे लगता है कि हम 2% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। कारण है उसका कि अगर मैं खुद आपको लेक्चर दूं और आपकी समझ में ना आए, समय भी व्यर्थ गया
क्योंकि आजकल की जो एजुकेशन है वो आप उसको पुराने जमाने के एजुकेशन से आप कंपेयर ना करें कि जब आश्रम में जाते थे और खाना भी गुरुजी ही खिलाते थे। आजकल की एजुकेशन में अगर अभिभावकों की दृष्टि से बात करें तो अभिभावक भी परेशान है कि अपना काम छोड़ के अपना मोबाइल बच्चे को दिया हुआ है, इंटरनेट का अलग से खर्चा बढ़ गया है, और वो जब देख रहे हैं कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो उनकी खुद की समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे की कैसे आएगा। तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। अब मैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो सरकार ने एनपीटीईएल और सत्यम जैसी संस्थाएं खड़ी की हैं जिन पे वीडियो लेक्चर्स आईआईटी के प्रोफेसर्स के हैं। तो अगर आप वहां देखेंगे तो वहां एक विजुअलाइजेशन है, प्रैक्टिकली जो चीज वो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं उसका विजुअलाइजेशन वो करने की कोशिश करते हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप नॉर्मल आर्ट सब्जेक्ट की बात करें तो कुछ समझ में आ सकता है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो मेरे ख्याल में अगर आपका रिलेवेंस नहीं आ रहा है प्रैक्टिकल लर्निंग से तो वो सिर्फ समय की बर्बादी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी ये सिर्फ अगर हम इसको क्रिकेट की भाषा में कहें तो जब अगर आपकी सामने वाली टीम ज्यादा स्कोर बना देती है तो आपकी रणनीति आपको उसी हिसाब से बनानी पड़ती है कि हमें ओपनर की बैटिंग कैसे करेंगे, हमें तेज खेलना पड़ेगा, विकेट भी नहीं गिरने हैं। तो ये जो समय है, इस समस्या को अगर हम देखें तो ये अभिभावकों के लिए भी एक समस्या है, शिक्षकों के लिए भी एक समस्या है और संस्थानों के लिए भी एक समस्या है। अब हमें इस पे बात करनी है तो हमें बात इस पे करनी है कि इस समस्या से हम आगे कैसे बढ़ें, इस समस्या से हम अपने आप को कैसे निकालें, और इस समस्या को हम कब तक, हमें ये बताना पड़ेगा हमें कि अगर ये 6 महीने चलती है तो हमारा आगे का भविष्य किस तरह से हम आगे बढ़ाएं शिक्षा का, सरकार का उसमें क्या रोल रहेगा। सरकार जो मुझे लगता है कि सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, सड़कें बनाती है, स्कूल बनाती है, टीचर्स अपॉइंट करती है, लैब्स बनाती है, रिसर्च के लिए फंडिंग देती है, डीएसटी एसईआरबी जैसे आपके संस्थाएं हैं, लेकिन सरकार भी पूर्णतः अभी तक नहीं समझ पा रही है कि इस बीमारी से हम कैसे निकले। और इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का है नहीं, केवल स्क्रीन पे आना और दूसरे को समझाना केवल एक पर्याप्त समाधान नहीं है। समाधान ये है कि जो हम समय देख के चल रहे हैं वो हमारे आने वाले भविष्य में हमारी कितनी पकड़ हमारे अपने अनुरूप बनाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब मुझे जहां तक लगता है कि अगर हम इसको 6 महीने के हिसाब से देखते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि हमें 6 महीने इसमें कैसे रहना है। जैसे हमें मास्क की ट्रेनिंग दी जा रही है, पीपीई की दी जा रही है, तो शिक्षा में भी हमें क्या करना चाहिए। इससे हमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बायजूस का और वेदांतु का। उन्होंने जो लेक्चर्स बनाए हैं आप उनको देखिए, वो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और उसमें उन्होंने क्या लिखा है, क्या दिखाया है कि वो पहले बच्चे को विजुअलाइजेशन दिखाते हैं कि जनरली ये चीज प्रिंसिपली कैसे काम कर रही है। बच्चा जब उसे देखता है तो उसका इंटरेस्ट बनता है, फिर जो उसकी वॉइस रिकॉर्डेड है, वॉइस ओवर है, वो उसके दिमाग में उस विजुअलाइजेशन के साथ, सिंक्रोनाइजेशन के साथ आती है और बच्चे को समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमारा रिलेवेंस विजुअलाइजेशन है वो मिसिंग है। इसलिए मुझे लगता है कि हम 10% भी एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तरह से उपस्थिति ना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है, या फिर कह लीजिए कि शिक्षक भी उस तरीके से तैयार नहीं है। शिक्षकों को कहा जा रहा है कि आपको ये लेक्चर लेना है तो वो अपना लेक्चर तैयार करते हैं, लेकिन अगर एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर बनाया जाए और उसमें प्रॉपर एविडेंस के तौर पे उस विजुअलाइजेशन को इफेक्ट के साथ दिखाया जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा और बच्चों में उसका इंटरेस्ट बनेगा। और ये समस्या ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, 6 महीना साल भर आना फिर भी उसी तरह से है जैसे हम दाल रोटी पे आते हैं, भले ही हम पनीर खाएं या समोसा खाएं, लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने जो स्कूल बनाए हैं, जो टीचर्स रखे हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं खुलेंगे। होना फिर से वही है, हम डर्रे पे वहीं से आना है। लेकिन देखना यह है कि ये जो समय है, इस समय को हम कितने अच्छे तरीके से अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस मुसीबत के समय में। ये एक मेरा मायने में अपना एक विचार है जो मैं बाकी सब लोगों के सामने रखना चाहता था। और बाकी जाके सब लोगों ने जो बोला वो भी बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जो प्रैक्टिकली कंटेंट्स हैं, मैंने बच्चों अपने, मेरी बेटी है उसके बारे में भी मैंने देखा, तो मैंने खुद भी सजेशन स्कूल वालों को दिया कि आप बायजूस से बात करें, वेदांतु से बात करें, आपके जो कोर्स कंटेंट हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए साउंड सिंक्रोनाइजेशन के साथ।
अब ये पीपीटी रिसर्च का एक वेबिनार बनाना, एक ऑनलाइन लेक्चर देना एक अलग चीज है, लेकिन रोज रोज सेशन को आगे बढ़ाना और सिलेबस कवर करना, फिर वो जो क्वेश्चन आता है कि पैडागोगी और लर्निंग आउटकम क्या है, शायद हम वहां फेल हो जाएंगे। तो ये मेरा एक सबमिशन था। नवीन सर, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूंगा। जैसे कि अभी संदीप जी सर ने कहा था कि हम छोटे छोटे की अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक होता जा रहा है। भले ही कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हमें यही कहा जा रहा है कि हमें इसके साथ जीना सीखना है, इससे आगे निकल के जीना है। तो जैसे सर ने अभी, संदीप सर ने अभी जिक्र किया था कि हम छोटे छोटे समूह में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जैसा सर और संदीप सर और आपने भी कहा कि हम उतना डिलीवर नहीं कर सकते ऑनलाइन के थ्रू जितना फेस रीडिंग से बच्चा समझता है। तो क्या मतलब ये थोड़ा स्कूल की तरफ भी इस तरह नहीं करना चाहिए कि छोटे छोटे समूह में उसको खोल देना चाहिए, एक पैटर्न बनाए कि कैसे बच्चे आ सकते हैं, खासकर अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, स्कूल लेवल पे ना जाए तो जिसमें बच्चे काफी बड़े होते हैं, छोटे नहीं। देखिए आशीष जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि संदीप जी, अनुज शर्मा जी ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है, लेकिन मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने 3 महीने के अंदर इतना इस कोरोना काल में वर्क किया है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो लोग हमारे रह रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, अब तक मैं कम से कम 3000 बच्चों से इंटरेक्ट कर चुका हूँ। ऑनलाइन ही इंटरेक्शन मेरा हुआ है। तो बच्चों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, वही समस्या है कि कुछ बच्चे जो हमारी ऑनलाइन शिक्षा पद्धति है उसको पकड़ पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको समस्या है और वो इस चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं। और मैंने अभी आपको शुरू में बोला है कि उस चीज को पटरी पे लाने के लिए हम सभी टीचर की अहम भूमिका है कि हम बच्चों से पर्सनली इंटरेक्ट करें। और जब तक हम पर्सनली, देखिए वो टाइम भूल जाना चाहिए हमें कि ठीक है यार ये पढ़ लेगा नहीं पढ़ लेगा। इस टाइम तो हमारी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम हर बच्चे का, अगर 60 बच्चे क्लास के अंदर हैं तो 60 के 60 बच्चों से हमारा इस तरह से इंटरेक्शन होना चाहिए कि हमारे पास उन सब बच्चों की रिपोर्ट अपडेट रहे कि हाँ ये बच्चा इतना ग्रास्प कर रहा है, ये इतना, इसकी जानकारी इतनी हो रही है और ये बच्चा हमारा इतना कमजोर है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बच्चे जल्दी से अपने टीचर के सामने नहीं अपने को प्रस्तुत कर सकते, लेकिन कुछ बच्चे और कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि बिल्कुल कंफर्टेबल टीचर के सामने वो फील करते हैं और अपनी जो समस्या है वो बता देते हैं। मैंने भी बच्चों से, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे बताते हैं कि सर देखिए मेरे को इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है, या मेरी लैंग्वेज की समस्या है, या मेरा जो आप पढ़ा रहे हैं उसको डिस्कशन की प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारा पर्सनल इंटरेक्शन का जो सिस्टम है, इस समय में अगर हम सभी शिक्षक लोग इसको जारी रखेंगे तो मेरा ख्याल जो हमारी ये पद्धति चल रही है ऑनलाइन शिक्षा की, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये फ्रूटफुल हो जाएगी। क्योंकि देखिए अभी इस समय जो जरूरी है वो जरूरी है कि हर बच्चे की लाइफ को सेव करना, और अगर हर बच्चे की लाइफ को हम सेव नहीं करेंगे तो देखिए कि ये बीमारी, मैंने आपको इनिशियली बताया है कि ये बीमारी ये नहीं देखती कि ये बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, या ये टीचर है या नॉन टीचर है, ये तो किसी को भी हो सकती है। लेकिन केयर हम जितनी करेंगे इसमें, वही हमारी सेफ्टी है। तो मैं आपको आशीष जी मतलब आज सभी के सामने यही बात रखना चाहूंगा कि जो पद्धति अभी हमारी चल रही है हम उसको अभी फॉलो करना पड़ेगा हमें, जब तक ये ऐसा नहीं है। देखिए कितने दुनिया के अंदर, संसार में आपने किताबों में पढ़ा है कि इतनी इतनी समस्याएं आई हैं और इतनी इतनी क्या नाम मुसीबतें आई हैं, लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें देखी हैं और कितनी कितनी समस्याएं आई हैं। लेकिन एक समय पश्चात क्या हुआ कि वो लोग जो है उससे बाहर निकले हैं और निकलने के बाद अपना बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। तो मैं आपको मतलब सब बताऊंगा ना चाहूंगा कि
ये जो समस्या है ये भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। आज नहीं तो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद ये समस्या नहीं रहेगी। लेकिन हमारी जो टीचरों की भूमिका है वो हमें भूमिका को अपनी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमें बच्चों से इंटरेक्ट पर्सनली करना पड़ेगा, और जब हम बच्चों से पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे तो हमें उनकी 2 और बातें पता चलेंगी कि वो पढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं और कैसे वो सीख रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि बच्चे भी बहुत मेरे को सुन रहे होंगे आज, तो बच्चे भी, मतलब बच्चों को भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि आपकी कोई भी समस्या है, देखिए इस समस्या के अंदर मैंने इस टाइम में ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको इतनी समस्या है कि उनकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है कि घर में अकेले पिताजी नौकरी करने वाले थे और पिताजी शहर के बाहर नौकरी करते हैं, नौकरी उनकी छूट गई और पिताजी घर में वापस पहुंच गए। लेकिन बच्चे को इस बात की खुशी है कि मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक है, मेरे पास हैं, चलो नौकरी छूट गई है कोई बात नहीं। तो वो समस्याएं भी हैं कि बच्चे अपने आप को आपके सामने रख नहीं पा रहे हैं। तो इन समस्याओं को भी आपको सुनना पड़ेगा और उनको एजुकेशन में हम कैसे आगे ला सकते हैं, उनको एजुकेशन का भी एक माहौल, जो क्रिएटिव माहौल जो बनाना जिसको बोलते हैं, जैसे अनुज शर्मा जी ने बोला है कि एक क्रिएटिव माहौल, तो वो टीचर को ही डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि ये जो हम इस पद्धति हमारी वो पुरानी आएगी, उस पद्धति से तो अच्छी पद्धति कोई है ही नहीं कि टीचर सामने खड़ा है और स्टूडेंट उसके सामने बैठे हैं। तो ये पद्धति तो बहुत अच्छी है, ये पद्धति इतनी फुल प्रूफ है कि जब तक टीचर स्टूडेंट से आई टू आई कांटेक्ट नहीं करेगा उसके बारे में वो कोई भी जानकारी नहीं ले पाएगा। बट लेकिन अभी जो समय है उस समय में हमारा यही रोल बनता है कि हम अपने बच्चों की जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जितनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, जितनी हेल्प कर सकते हैं वो हम हेल्प करें और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दें। संदीप जी सर, आपसे क्वेश्चन है। जैसे कि अभी हमें कोरोना से लड़ना भी है और पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। सर ने बताया कि टीचर्स को बहुत सारे डेवलपमेंट अपने अंदर भी लेते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या आती है। एक्चुअली क्वेश्चन एक बच्चे की तरफ से ही है। उसने कहा कि हमें समस्या आती है इंटरनेट की। एक लेक्चर अगर हम लेते हैं तो लगभग 500 MB डेटा हमारा खर्च हो जाता है, लेकिन 2 लेक्चर में हमारा पूरा डेटा कंज्यूम हो जाता है। हमारे लेक्चर होते हैं लगभग 7 या 8। तो हाउ वी कैन मैनेज? और इसमें मतलब क्या सरकार को उनकी फिर कुछ हेल्प करनी चाहिए रिगार्डिंग इंटरनेट फैसिलिटी? देखिए बचाव हो गए अभी के हिसाब से। मैं अभी तक बात कर रहा था छोटे बच्चों को लेकर, अब हायर एजुकेशन को लेकर के जो आपने सवाल किए हैं मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं अनुज शर्मा जी की बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और सिंगल साहब की बातों से भी बहुत सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं ठीक है टीचर अपनी तरफ से मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हेलो, लगता है संदीप के सर का कनेक्शन में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अनुज सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपकी तरफ से प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि हम सभी लोग लड़ तो रहे हैं इस महामारी से और सभी लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं और अब तो सरकार भी अनलॉक की तरफ जा रही है। तो सरकार को लगता है कि हाँ, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं यदि हायर एजुकेशन की बात किया जाए तो हायर एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी भी कॉलेज की बात करें, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ज्यादातर बच्चे जो हैं अलग अलग क्षेत्रों से हैं, ठीक है, और हर एक क्षेत्र में ठीक है कहीं ना कहीं इंटरनेट की समस्या है। पहली बात इंटरनेट की समस्या है, दूसरी समस्या क्या है कि ज्यादातर बच्चों ने या उनके पेरेंट्स ने 1 GB या 2 GB से ज्यादा का डाटा नहीं ले रखा होता है। तो आप यदि बात करते हैं तो 2-3 लेक्चर को देखते हुए यदि 2-3 लेक्चर ही बच्चा देखता है तो उसका पूरा का पूरा डाटा कंज्यूम हो जाता है। ये समस्या तो कहीं ना कहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत अभी जो हमारे पास आ रही है कि
जैसा अनुज शर्मा जी ने बोला कि भाई हम जो है टीचर उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं, कहाँ से बताएंगे? ये आप बता दो। आपके पास क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप अपनी मल्टीमीडिया को अपने लेक्चर के साथ एक्युमुलेट कर लो, या अपने ब्लैक बोर्ड को या फिर आपने जो बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हो पढ़ाने के लिए, क्या वो बोर्ड को आप शेयर कर सकते हो? ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हो, उसको जो है इंटरैक्टिव नहीं बना सकते हो, जिस तरह से बायजूस और वेदांतु जो है कर रहे हैं। तो उस तरह से बनाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जो आज भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल नहीं। तो ये समस्या तो कहीं ना कहीं है और कहीं ना कहीं बनी रहेगी जब तक कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना अपग्रेड नहीं कर लेते। कल को यदि हायर एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं तो कल को कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा, यदि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि हमने ऑनलाइन पढ़ा दिया, चलो हम इंटरेक्टिव भी कल को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हमने बना दिया, हम ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं। मैं ज्यादातर लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने एग्जाम कंडक्ट कराया है, आपके यहाँ जो विद्यार्थी सबसे कम मार्क्स लाता था आज के डेट में वो टॉपर के आसपास नंबर ला रहा है उसका क्वेश्चन मुझे नहीं, क्योंकि आप लाइवली मॉनिटर नहीं कर रहे हो। आपको पता नहीं है कि बच्चा सामने क्या देख के लिख रहा है, क्या देख के कह रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बच्चा जो है, ठीक है, उसको आप दे रहे हो, वो कितना ग्रास्प कर पा रहा है, ये चीज जो है हम उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उस चीज को हम कैच नहीं कर पा रहे। अब आज के डेट में हम सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स, कोई गूगल मीट यूज कर रहा है, कोई अपने ERP को यूज कर रहा है, ठीक है, कोई अलग अलग मेथोडोलॉजी है जो लोग यूज कर रहे हैं, जूम यूज कर रहे हैं, सब कुछ आप यूज कर रहे हो। लेकिन ये बताओ ना, आज मैं ही आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, सिर्फ हम लोग 4 लोग हैं, इस 4 लोगों में से कौन कितना अटेंटिव होकर सुन रहा है, एक एक बातों पे ध्यान दे रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये हो सकता है कि हम इंटरेक्टिव क्लास को बना सकते हैं। कहीं ना कहीं ये मेरा ये मानना है कि हम ऑनलाइन के अलावा और भी कई चीजों को हमें देखना पड़ेगा। ऑनलाइन को भी हम इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं, किस तरह से हम इंटरेक्शन को ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेट की समस्या है, नेट की समस्या का क्या प्रॉब्लम है, कई बच्चे हमारे नेपाल से हैं, कई बच्चे हमारे नॉर्थ ईस्ट से हैं, कई बच्चे हमारे ऐसी जगहों से हैं जहां इंटरनेट की सुविधा बिल्कुल नहीं के बराबर है। जैसे जम्मू और कश्मीर में भी कई ऐसी जगह है, कुछ बच्चे लद्दाख के हैं। अब बताओ उनके पास आप कहाँ तक इंटरनेट पहुंचा पाओगे? वही चीज मैं आपसे कह रहा था कि इसमें तो सरकार की जिम्मेदारी इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यदि इन चीजों को लागू करना है तो हमें हर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, चाहे वो गवर्नमेंट के सामने हो या फिर हम देखा जाए तो हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हमें कहीं ना कहीं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप करना पड़ेगा, इतना सुदृढ़ करना पड़ेगा कि हम आगे जाकर के इन इंफ्रास्ट्रक्चर या बच्चों को इस तरह की हैबिट लगा सके कि वो ऑनलाइन क्लासेस कर सके। मैं इससे पहले अपने वक्तव्य में मैंने जो कहा था वो छोटे बच्चों के लिए था। मैं इस बात को ध्यान में रखे कहा था, मैं पिछला शायद डिस्कशन नहीं सुन पाया था, जोड़ने में मुझे थोड़ा लेट हो गया। मैं इन वक्तव्यों को लेकर चल रहा था, छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल ही बेकार है और मेरे ख्याल से उसको स्क्रैप कर देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों में अच्छा इफेक्ट नहीं डाल रही है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट को गलत कर रही है और बच्चों के आंखों पे, सर में इतना ज्यादा दर्द होता है। मेरी बच्ची है छोटी, क्लास 4 में पढ़ती है और उसकी स्थिति तो ऐसी हो जाती है, लेक्चर के बाद उसके सर दर्द करते हैं, ठीक है, और आंख इतना दर्द रहता है कि वो पूछिए मत, क्योंकि लाइव क्लासेस में कहीं ना कहीं वो बच्चे स्क्रीन पे रहते हैं। हाँ, जहाँ हायर एजुकेशन की बात मैं करता हूँ तो वहां पे ऑनलाइन क्लासेस 20% अलाउड है, परमिटेड है। 20% यदि आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, और उसको पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें भी हमें ये लगता है कि ये जो आपका एग्जाम लेने की पद्धति NPTEL या फिर कोर्सेरा वालों ने बनाई है, उस तरह से हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा और एग्जाम वैसे देने पड़ेंगे। आप ऑनलाइन एग्जाम की स्थिति आज के डेट में आप देख लो, किसी भी यूनिवर्सिटी में, आज के प्राइवेट जितनी भी यूनिवर्सिटी है, मैं इतना बता रहा हूँ कि आपने जितने लोगों ने एग्जाम लिया होगा
कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि जो बच्चा उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है वो भी परफॉर्म अच्छा कर रहा है। क्यों परफॉर्म अच्छा कर पा रहा है? क्योंकि आप उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो कि वो एग्जाम किस मैथोलॉजी से दे रहा है, ठीक है, या वो एग्जाम किस तरह से दे रहा है, और आपकी हमारी या आपकी मॉनिटरिंग इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसे पकड़ सके कि बच्चा जो है एग्जाम सही ढंग से दे पा रहा है या नहीं, ठीक है, ये चीटिंग करके दे। तो इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। अनुज सर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। अनुज सर प्लीज। हाँ सर प्लीज, मैं एक्चुअली जैसे मैं ये कहना चाह रहा था, संदीप सर की बात को उन्होंने बोल दी वो बात, और कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है इससे हमारी सिंगल सर की बात से मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते रहेंगे तो बहुत सारी चीजों का समाधान है वो, क्योंकि आपकी समस्याएं हैं जुड़ी हुई, और अगर आप उनमें बात करेंगे तो उन समस्याओं से आप अगर शेयरिंग करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो आपका जो मेंटल प्रेशर है वो कहीं ना कहीं आप उसको मैनेज करेंगे, यानी कि आपको रिलीफ मिलेगा। तो बच्चों से बात करना और बच्चों से इंटरेक्ट करना कहीं ना कहीं उनकी समस्या का एक समाधान तो है। लेकिन अगर हम स्कूल वाले बच्चों की बात करें तो जो ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें स्कूल्स वगैरह में, मैंने पहले भी कहा कि 65% बच्चे अभी भी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ते हैं सरकारी, और उनके यहाँ मोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। इंटरनेट तो बहुत आगे की बात आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो मजदूर तबके के लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास मोबाइल ही उतना स्मार्ट नहीं है, उनके पास वॉइस कॉल के एनेबल्ड टाइप का मोबाइल सेट, उनकी एजुकेशन अभी 1% भी आगे नहीं बढ़ी है। सोचना सिर्फ इस बात का है। और सरकार जो काम करती है वो करती है उस व्यक्ति के लिए जो सरकार के लिए सबसे अंतिम व्यक्ति होता है, जो सबसे नीचे होता है, बीपीएल जिसको बोलते हैं, बिलो पुअर लाइन। जो 35% लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, अपर मिडिल लेयर में आते हैं, वो तो किसी न किसी तरह से मैनेज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि ऑनलाइन में अगर आप बच्चे को कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन आइए, पर स्वास्थ्य के रूप से भी इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि बच्चे की जो हेल्थ है, उसका जो पोस्टर है, लाइफ स्टाइल है, वो भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इसके दुष्परिणाम आगे जो आउटकम आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, वो अभी नहीं आएंगे, 10-5 साल बाद आ सकते हैं कि ज्यादा टाइम बैठने से, ज्यादा टाइम स्क्रीन को देखने से। और इसका मिसयूज भी है। आपको बच्चा कह रहा है कि मैं स्पीकर लगा के क्लास देख रहा हूँ, कमरा बंद करा हुआ है, और पता लगा कि वो वीडियो गेम कर रहा है, चैटिंग कर रहा है। तो कई सारे सवाल भी हैं। दूसरा जो सवाल है सबसे बड़ा, कि जो लर्निंग आउटकम है और जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, वो कितना पूरा हो रहा है, इसकी गारंटी किन पैरामीटर पे कर रहे हो, मींस असेसमेंट क्या है आपका। ऑनलाइन असेसमेंट का 1% भी क्रेडिबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सीबीएसई अब तक कंडक्ट करा चुका होता। किसी भी अगर एग्जाम को कंडक्ट कराना है तो आपको सर्विलेंस में कराना पड़ेगा। आप किसी भी अच्छे एग्जाम में जाइए, AIEEE का हो, JEE का हो, तो आप एक सेंटर एलोकेट करते हो, वहां पे कैमरे लगते हैं, आपका मोबाइल बाहर रखा जाता है। अभी क्या है कि आपके सारे सिस्टम वॉइस एनेबल्ड है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने क्वेश्चन उसको दिया है असेसमेंट के लिए, वो अपने मन से दे रहा है या फिर कहीं से चीटिंग कर रहा है। तो आपने अपना काम कर दिया है, लेकिन जब बच्चा एग्जाम्स में जाएगा 1 साल 2 साल बाद, तब पेरेंट्स को उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि पेरेंट्स को लगेगा कि जो कहीं ना कहीं वीकनेस रही है वो पता नहीं लगी उस समय पे, पर आज बच्चा वो फेस कर रहा है और वो फेल हो रहा है, क्योंकि केवल यही पास करना एक समस्या नहीं है। आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, ये एक समस्या है, ये तो हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आप थोड़ा सा अब जो इसका समाधान ये है कि बजाय ऑनलाइन क्लास लेने के, एक चेयर पे बैठ के, टेबल पे बैठ के अगर हम ना करें और लाइव कैमरा हम क्लासेस दें और बोर्ड को हम इंटरेक्टिव बनाएं, जैसे संदीप सर ने कहा, और बिल्कुल एनपीटीएल के मोड में हम काम कराएं कि एक स्क्रीन लगा हुआ है, आईसीटी एनेबल्ड जो क्लासरूम है, आई थिंक वो इसका सबसे बड़ा एक वो है। और जो कंटिन्यूअस असेसमेंट है उसमें हम, जैसे मैंने अभी देखा, वेल्लोर वीआईटी का एक स्टूडेंट था, उसका 30 मिनट्स का ऑरल असेसमेंट हुआ है, मींस फेस टू फेस क्वेश्चंस हुए हैं, और उससे बच्चे से ऑरल ही आंसर एक्सपेक्ट किया गया, और उन एक्सपेक्टेशन, उन आंसर के बेसिस पे उसको असेस किया गया, न कि किसी ऑनलाइन एग्जाम पे। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें अपनी मेथोडोलॉजी चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने क्लासरूम को इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा। अभी अगर मैं आपको एक बोर्ड पे, ऑनलाइन स्क्रीन पे कोई डेरिवेशन देता हूं, अब यहाँ पे एक शिक्षक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
कि वो अपनी ऑनलाइन क्लास शेड्यूल करने से पहले उसकी परफेक्ट प्रैक्टिस करे और जानने की कोशिश करे कि कम से कम डाउट सेशन क्लियर किए जाए। उसके बाद एक डाउट सेशन रखा जाए जिसमें 15 मिनट 20 मिनट फॉलोअप लिया जाए कि बच्चे ने जो मैंने क्लास दी है इंटरेक्टिव मोड में, क्या वो क्लास में बच्चे ने अटेंटिवली अटेंड किए, क्या बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अगर क्वेश्चंस हैं तो वो राइटिंग में आपको मेल कर सकता है, आप उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, आप उसको असाइनमेंट दे सकते हो, आपको राइटिंग से पता लग जाएगा एटलीस्ट कि वो क्या सोच रहा है। आपके क्वेश्चंस का मेथड जो है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, आप उसकी एनालिटिकल पावर जज करें कि ये क्या सोच रहा है। कुछ बुकिश क्वेश्चन ना देके आप अपने एनालिटिकल क्वेश्चन दें कि भाई आप इस पे क्या व्यू रखते हैं अपने। तो मेरा ख्याल में थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा और शायद हम ऑब्जेक्टिव अपना कर पाएंगे। मतलब एक फाइटिंग है, एक समस्या है और उसके सॉल्यूशन भी हमें ही निकालने हैं। और सॉल्यूशन, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, लेकिन सोचना डिफरेंट पड़ेगा क्योंकि बीमारी भी डिफरेंट है और लड़ाई भी डिफरेंट है, तो सॉल्यूशन भी ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा। यही मेरा कहना था। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बल्कि मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। आपने जो कहा है कि हमें जो है बच्चों की इंटरेक्टिव क्लास लेनी चाहिए और साथ में सेकंड की डाउट्स क्लियरिंग सेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और स्पेशली वैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो बच्चे कमजोर हैं। हमें पता है कि कुछ बच्चे जो हैं क्लास में, सारे बच्चे अच्छे नहीं होते, तो जो बच्चे अच्छे हैं वो तो आप ऑनलाइन क्लास लो ना लो वो पढ़ लेंगे, लेकिन जो बच्चे आपके पढ़ने में थोड़े से वीक हैं या थोड़े एवरेज हैं, उन बच्चों को आप यदि इंटरेक्टिव क्लास के मोड में रखोगे, उनसे डाउट क्लियर करवाओगे, तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं एडवांटेज है। देखिए मेरे ख्याल में, मेरा एक सेकंड लूंगा मैं। जैसे आशीष जी होस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, ऐसी ही एक भूमिका शिक्षक की होती है। और आशीष जी ये बात अच्छे से समझ जाएंगे कि अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम कितना अटेंटिवली उसका आंसर कर रहे हैं, ये आप हम पे जो क्वेश्चन दे रहे हैं हमें, आपको पता लग सकता है कि हम एनालिटिकली कितना सोच पा रहे हैं उसके बारे में, हमारी रेटिंग क्या होनी चाहिए। ऐसे ही एक शिक्षक की भूमिका है। अगर आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चंस को आप असाइनमेंट में रख सकते हैं जिससे ऐसे बच्चे जो पुअर हैं उसकी कैटेगरी पता लग जाएगी, ऐसे बच्चे जो टॉपर हैं उसकी रैंकिंग पता लग जाएगी। क्योंकि जनरली यही हो रहा है कि जो टॉपर बच्चा है वो पीछे जा रहा है। ऐसा मैंने अपने एग्जाम्स में देखा है, जिसका हाईएस्ट सीजीपीए था अब तक रेगुलर, वो नीचे चला गया, और जो लोअर सीजीपीए वाला है वो टॉप 9 पॉइंटर में आ गया है। तो ऐसा भी गलत है क्योंकि इसके परिणाम भी आगे जाके थोड़े सही नहीं होंगे, मुझे लगता है। नहीं, मैं भी इसी बात को रेज कर रहा था कि अभी जो एग्जाम लेने की जो पद्धति है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है हमारा, हाँ, उसे जो है चेंज करना पड़ेगा। मैथोडोलॉजी आउटकम वेरिफिकेशन एंड असेसमेंट, इस पे बात करने से अगर आप कोई सॉल्यूशन निकाल पाए तो शायद बेटर होगा। ठीक है सर, समय सीमा को देखते हुए, क्योंकि चर्चा बहुत अच्छी चल रही है और आपके विचार बड़े अच्छे हैं, लेकिन समय सीमा को देखते हुए नवीन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबके सीनियर होने के नाते वो कंक्लूजन के तौर पर 2 मिनट में अपनी बात करें ताकि तो मैं आशीष जी, देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सब लोगों के साथ जुड़ने में। संदीप, विजय जी, अनुज जी, सब बहुत मतलब अच्छे, मतलब इन्होंने विचार रखे। और मैं एक बात यही कहूँगा कि हमें जो है, जितने भी हम टीचर कम्युनिटी है, हमें अपने मोड ऑफ एक्शन, जो मोड ऑफ एक्शन जैसे होता है ना, आर्मी जिस तरह से तैयार होती है, तो उस तरह से एक आर्मी की तरह हमें टीचरों को काम करना पड़ेगा कि हाँ, अभी जो ये कोरोना काल चल रहा है, हमें उस बच्चों को अपनी जो नॉलेज है उसको कैसे शेयर करनी है। और ये मैंने आपको बताया है, मेरा ख्याल दोनों एक्सपर्ट भी इस बात से राजी होंगे और आप भी, कि पर्सनल इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप क्योंकि बच्चे से मिल नहीं रहे हैं, एटलीस्ट उससे एक बार कांटेक्ट जरूर करें कि भाई आप लोगों ने कितना ग्रास्प किया, कितना नहीं किया। और ये भी बात मैं एग्री हूं कि जो पॉइंटर नीचे था वो इस टाइम एग्जाम के बाद ऊपर पहुंच गया है। तो अब ये भी हम नहीं देख पा रहे हैं कि वो बच्चा क्या कर रहा है, कैसे एग्जाम दे रहा है, ऑनेस्टली दे रहा है या वो ऑनेस्टी को अपनी फेल कर रहा है उस एग्जाम में। तो मैं अंत में मतलब आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि थोड़ा हमें भी अपने मतलब दूसरे मोड में काम करना पड़ेगा।
इस समय, क्योंकि ये जो समय है ये समय खत्म हो जाएगा, ये निश्चित है खत्म होगा। जो चीज एक बार जो समस्या है उस समस्या का समाधान, अनुज जी ने जैसे बताया दुनिया में हर समस्या का समाधान है, तो ये कोरोना समस्या चल रही है ये समस्या का इसका समाधान होगा। लेकिन अभी मतलब हमें अपने टीचरों को भी सबको मिलके हमारा जो मोड ऑफ एंगल है उसको चेंज करना पड़ेगा और सभी का असेसमेंट और सभी से इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम इस कोरोना काल से फाइट करेंगे और सभी बच्चों को जो भी शिक्षा देनी है जैसे भी उनको आगे बढ़ाना है और हम उन सबको आगे बढ़ाएंगे। देश हित में चर्चा के इस एपिसोड में आप सब ने अपने अपने विचार रखे। मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करेंगे कि आगे की चर्चाओं में भी। मैं आशीष जी अगर आपकी परमिशन हो तो मैं 1 सेकंड ले सकता हूँ? नहीं बिल्कुल सर, आदेश करें। मेरा एक लास्ट में मैं बोलूंगा, शायद मेरे दोनों सीनियर्स हैं और बहुत ही मतलब मैं मेरे ऊपर इन्हीं दोनों का आशीर्वाद भी है, तो मैं मानता हूँ कि मैं जो भी करता हूँ इन सबको पता है कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक चीज आती है समझ में कि जो शिक्षक है आज के टाइम में, चाहे वो संस्थान की नजर में हो या अभिभावकों की नजर में हो या वो अपनी खुद की नजर में हो, वो सही में आज की डेट में एक नेशनल बिल्डिंग अप्रोच और एलिमेंट के रूप में जाना जा रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना है और अच्छा आउटकम देना है और पेरेंट्स की और स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशंस पे अपने आप को, क्राइटेरिया पे अपने आप को फुलफिल करना है। लेकिन मैं अगर बात बताऊं तो शिक्षक जो है एक फाइटर है आज के टाइम में, क्योंकि उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। पर मेरे को यहाँ शिव खेड़ा की एक जो लाइन है वो मैं कोट करूंगा कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो यहाँ पे जो आता है कि हमें चीजों को अलग से करके इस लड़ाई को कैसे जीतना है, वो एक इस समस्या का समाधान है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, अगर हम वही फिलोसफिकल और ट्रेडिशनल वे में बात करेंगे, सिर्फ स्क्रीन पे आने के लिए या सिर्फ इंटरेक्ट करने के लिए, विदाउट नोइंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो मुझे लगता है कि वो फिर एक क्राइम है। तो मैं बाकी सभी शिक्षकों से भी आग्रह करूंगा कि अपने आप को इस समय में इतना स्ट्रांग बनाएं और इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करें कि सोसाइटी में ये मैसेज जाना चाहिए कि आज जो चीज आई थी वो सिर्फ इन नेशनल बिल्डिंग जो करने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, अभिभावक, शिक्षक हैं, इनकी वजह से हमारे बच्चों ने आने वाले टाइम के लिए अपना भविष्य सुरक्षित किया। यही मैं करना चाहता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत सभी लोगों का। संदीप जी सर, आखिरी 1 मिनट में मैं आपसे कहना चाहूंगा प्लीज हमारे छात्रों और अभिभावकों के लिए आप संदेश दीजिए। छात्रों से को हमारा यही संदेश है कि आप जो है जो भी अभी शिक्षा पद्धति अपनाई गई है, क्योंकि आज का टाइम सबसे टफ टाइम है, ठीक है, इस समय को देखते हुए हम लोगों के पास जितना पॉसिबल मेथड है, हम उस पॉसिबल मेथड के द्वारा हम आपको एजुकेशन आपके घर तक देने के प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी इसका सहयोग करना पड़ेगा और इसमें आपको कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा शिक्षकों से। यदि आपको किसी चीज में डाउट होता है तो आप किसी चीज में विदाउट हेजिटेशन के आप आराम से, ठीक है, शिक्षक से आप इंटरेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए, डाउट क्लियरिंग सेशन में रहिए। तो कहीं ना कहीं आप यदि ऐसा करते हैं तो मेरे हिसाब से बच्चों का जो है डाउट क्लियरेंस तो होता ही है, साथ में साथ आप क्लास को इंटरेक्टिव भी बनाते हैं। तो बच्चों को भी आगे आना पड़ेगा। शिक्षक यदि आगे आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को भी आगे आने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि वो उनके भविष्य का सवाल है। भले ही वो आज ना समझ रहे हो, लेकिन कल को उन्हें ये समझना पड़ेगा, ये उनके भविष्य में बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। तो बच्चों को इन बातों को रखते हुए बच्चे इस बात को समझें। इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आशीष जी आगे। सर आप सभी को मैं एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े और इतने इम्पोर्टेंट विषय पे आपने बात की। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद सभी को। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि
आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है, आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से कोई पर्टिकुलर टॉपिक हम अपनी चर्चा में सम्मिलित करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप हमें किस सेक्शन किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। तो हर रविवार मैं आपके सामने आता रहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।